भारत का संपूर्ण इतिहास कैसे सरल तरीके से समझा जाए या उसे याद किया जाए। भारत का जो इतिहास हम देखें तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मीडियल हिस्ट्री है यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो आधुनिक इतिहास है। तो इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है और इन 3 हिस्सों को समझने के लिए, कुछ जो है आसान बनाने के लिए, समझने के लिए इसे प्राचीन इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री को, हिंदू हिस्ट्री और मीडियल हिस्ट्री को, मुस्लिम हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को क्रिश्चियन हिस्ट्री, धार्मिक आधार पे बांट के भी कुछ लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं, बस आसानी से समझने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और लेकिन ये 3 हिस्से में भी बांट के इतिहास को आसानी से समझना और याद रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इतिहास हम और छोटे छोटे हिस्सों में अगर इसे बांट दें, जैसे कि 300-400 साल का हम अगर एक पीरियड बना के बांटे, तो आई थिंक ज़रा आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि आप समझिए आज भी 2025 वर्ष है, ईयर 2025 है। 2025 से जो है वो अगर हम 1857 जो भारत की आज़ादी की, जिसे हम पहली लड़ाई मानते हैं, तो अगर 1857 से 2025 तक ये जो साल है, इसे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में लेते हैं, तो हम इसे एक अलग हिस्सा, अलग टुकड़ा हम इसे कर लेते हैं। और उसके बाद जो है अगला जो 300-400 का पैकेज साल का जो है टुकड़ा, वो हम मुग़ल सल्तनत को मान लेते हैं। मुग़ल सल्तनत जो 1526 से शुरू होती है, यानी 16वीं शताब्दी से जब बाबर भारत में आया था, तो हम लगभग वो 330 साल का कुछ इतिहास है, बाबर से लेके आखिरी बहादुर शाह जफ़र तक, जो 1857 में अंग्रेज़ों ने उठा के बर्मा की जेल में डाल दिए थे। तो ये इतिहास हम मान सकते हैं 331 साल, 30 साल का ये इतिहास है, 350 साल का। उसके पहले का जो अगला टुकड़ा हम मान सकते हैं वो है दिल्ली सल्तनत का, जो गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी के स्टार्ट से, यानी कि जब गौरी भारत आया था, गजनी गौरी जब भारत आए थे, और गौरी ने जब अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के तख्त पे बिठाया था पृथ्वीराज चौहान को हरा के, तो वहाँ से लेके मतलब हम बाबर के आने तक, हम जिसे हम स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश कहते हैं, ये भी लगभग 320 या 320 साल का ये भी इतिहास है, यानी कि इसे भी हम एक 350 साल का एक टुकड़ा मान लेते हैं। फिर अगला जो है वो मान लेते हैं वो टाइम पीरियड जो पहली बार भारत के ऊपर अरब का आक्रमण हुआ था, अरेबिक इन्वेजन हुआ था मोहम्मद कासिम द्वारा सिंध पे, राजा ताहिर से उनका जो युद्ध हुआ था, पराजय हुआ था। तो मोहम्मद कासिम से अगला जो आक्रमण होता है, तुर्की आक्रमण हम जिसे कह सकते हैं, जो मोहम्मद गजनी ने किया था 1100 के आसपास। तो ये 750 से 1100 के आसपास वाला समय को हम एक अगला स्लॉट मान लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मोहम्मद कासिम के पहले वाला जो समय काल है, यानी कि टाइम पीरियड है, जिसमें गुप्ता साम्राज्य यानी कि गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन का जो समय है, पीरियड है, उसे हम लोग एक स्लॉट मान लेते हैं। और उसके पहले जो है गुप्ता साम्राज्य के भी पहले जो था, जब भारत पे बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, विदेशी आक्रमण, जैसे
ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स यानी कि यवन्स पहले भारत में आए, उनके पीछे पीछे शकाज आए, शका के बाद जो है वो पल्लवाज आए, और पल्लवास के बाद जो है वो कुषाण आए। और उस समय जो भारत का जो अपना साम्राज्य था सतवाहनों का, वो समय सतवाहना से पहले शुंग वंश और तन्वा वंश भी थे। तो वो जो एक टाइम स्लॉट है, हम उसे एक अलग ग्रुप मान लेते हैं, एक अलग पीरियड मान लेते हैं। फिर जो है उसके पहले यानी कि अब हम एडी से हम फर्स्ट बीसी से हम अब आगे जाते हैं। तो फर्स्ट बीसी से पहले का जो समय है, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के का समय मानते हैं, तो वो मौर्य साम्राज्य और उसी सिकंदर का भारत आना, और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त जो है मौर्य, और उसके बाद जो है वो बिंदुसार, और उसके बाद जो है अशोक सम्राट का समय, उस समय काल को हम एक अलग स्लॉट मान लेते हैं। फिर उससे और आगे हम जाते हैं तो फिर जो है महाजनपदा का समय काल था, जब भारत में 16 महाजनपद थे। बुद्ध और गौतम बुद्ध और महावीर जो थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो नॉन वैदिक रिलीजन हैं, वो काल को हम एक अलग स्लॉट मान लेते हैं। उसके बाद फिर सीधा हम है जो 1500 साल का, फिर सीधा उसके बाद वो स्लॉट के बाद हम सीधा जम करते हैं, तो हम सीधा 1500 साल ईसा पूर्व यानी कि हम सीधा वैदिक काल में पहुंच जाते हैं। यानी कि जब वैदिक सिविलाइजेशन बूम कर रहा था इंडिया में, तो उसके बाद 1500 साल का एक और जम मारते हैं और हम सीधा पहुंच जाते हैं जो है आज से 3000 साल पहले, या मतलब BC 3000 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से तो 5000 साल हुआ। तो 3300 या 3500 साल पहले जब हमारी सिंधु नदी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के काल में हम पहुँच जाते हैं। तो देखा जाए तो ये भारत का इतिहास है, अगर हम देखें तो 5000 या 5500 साल का इतिहास है जो हमें याद रखना है। इसमें एंशिएंट इंडिया बोलो, प्राचीन इतिहास आप बोलो, चाहे मिडियल हिस्ट्री बोलो, और आप मॉडर्न हिस्ट्री बोलो। तो फिर उसके बाद भारत की आज़ादी का ये जो साल है 70-75 साल जो आज़ादी के बाद का जो समय है 1947 के बाद वाला, तो उसमें तो सारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं कौन कौन बने हैं वो सब आपको पता है। तो आप अगर इस तरह इतिहास को मतलब ये कुछ स्लॉट में बांटते, जो इतिहास के जो कुछ टाइम पीरियड्स है, जो समय अवधि है, उनको हम अलग अलग ऐसे 300-400 के स्लॉट में अगर बांट के हम अगर पढ़ें, तो इतिहास ज़रा पढ़ना और याद करना हमें थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है कंपेयर टू अगर एक साथ पूरा इतिहास हम पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है, सारे हिस्ट्री क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते कि कौन सा व्यक्ति किसके पहले आया या बाद में आया, या कौन सी घटना किस घटना के पहले हुई या बाद में हुई। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर ऐसे अलग अलग स्लॉट में हम पढ़ें इतिहास को तो ज़्यादा आसान होगा। और इसमें भी पढ़ते वक्त आपको फोकस जो है ना वो आपको बनाए रखना है, स्पेशली अगर जो आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं और मिडियल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप अपना नज़र बनाए रखें दिल्ली के ऊपर, स्पेशली दिल्ली के ऊपर आप अपनी नज़र बनाए रखें। दिल्ली के आसपास जो है शहर आगरा है, कन्नौज है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ मुख्य शहर है जो अक्सर राजधानियाँ रही हैं, और दिल्ली तो अभी तक राजधानी है। तो अगर उसके ऊपर आप नज़र बनाए रखेंगे तो आधी हिस्ट्री तो आपकी ऐसे ही कवर हो जाती है। जैसे अगर आप देखें तो जो जब से गुलाम वंश शुरू होता है, उसमें जब गजनी गौरी का अटैक होता है, तो याद करने का एक तरीका है कि भाई जो गजनी गौरी, पहले गजनी आता है, उसके बाद गौरी आता है, और इनका आक्रमण शुरू होता है। वो गौरी जाते वक्त अपने गुलाम जो है
कुतुबुद्दीन ऐबक को तक पे बिठा के जाता है, दिल्ली की गद्दी पे बिठा के जाता है। उससे गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है। फिर आपको याद रखना है कि गुलाम वंश का जो 320 साल का जो काल है, पीरियड है, इसमें आप मोस्टली आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसका फिर जो गुलाम है या दामाद है इल्तुमिश है, उसकी जो बेटी है रजिया है, उसके बाद गियासुद्दीन है, उसके बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकांश भारत पे उत्तर से लेकर दक्षिण तक पे विजय हासिल कर लिया था, और प्लस मुग़लों को भी उसने काफ़ी भारत के बाहर ही रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो, और उसके जो सेनापति था मालिक कफूर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, उसके बाद तो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक। इसमें मोहम्मद तुगलक है फिर ज़रा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसने बहुत सारी गलतियाँ की, जैसे कि दिल्ली की राजधानी को शिफ्ट कर देना, देवगिरी दौलताबाद में शिफ्ट कर देना, सारे लोगों को शिफ्ट करना, बहुत सारे उल्टे सीधे डिसीजन लेना। उसके बाद उसका भाई जो फ़िरोज़ तुगलक है ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तुगलक वंश के बाद जो है मेन जो एक घटना घटती है वो है मंगोल का आक्रमण, जो अभी तक रुका हुआ था। वो मंगोल, एक तैमूर जो है, तुर्की और मंगोल दोनों का कॉम्बिनेशन था, वो तैमूर जो है वो भारत पे आक्रमण करता है और दिल्ली को बहुत बुरी तरह तहस नहस करता है, लाखों लोगों का कत्लेआम मचाता है। तो तैमूर जो है ये तुगलक वंश के बाद जिसका आगमन होता है भारत में, ये सबसे बड़ा खतरनाक आक्रमण था। तैमूर के जाने के बाद वो अपने किसी मंत्री को बिठा के जाता है और एक सैयद जो वंश है उसकी शुरुआत करके जाता है। सैयद से उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट वंश है वो है लोधी वंश। लोधी वंश में सिकंदर लोधी, और लास्ट जो आपको याद रखना है वो है इब्राहिम लोधी, वो लास्ट है, क्योंकि उसके बाद जो है मुग़ल का आगमन होता है, यानी कि बाबर का आक्रमण होता है भारत पे, और इब्राहिम लोधी को हरा के फाइनली मुग़ल वंश यानी कि मुग़ल सल्तनत की शुरुआत होती है दिल्ली में। अब ये तुगलक के समय का और एक जो महत्वपूर्ण घटना ये है कि तुगलक वंश के ही समय में दक्षिण भारत में दो बड़े साम्राज्य खड़े हो गए। एक विजय साम्राज्य, विजय एम्पायर, और एक जो है बहमनी एम्पायर, जो विजय एम्पायर के ऊपर था, यानी कि आज के महाराष्ट्र और आंध्रा के आसपास का एरिया, जिसमें शिया मुसलमानों ने अपना एक राज्य खड़ा किया था। संगंगू जिसका नाम था, उसने ये साम्राज्य खड़ा किया था, और उसके नीचे दक्षिण भारत में विजय साम्राज्य जिसे खड़ा किया था हरिहरा और बुक्का, दो भाइयों ने खड़ा किया था। तो ये तुगलक वंश जब दिल्ली में चल रहा था तभी ये हुआ था घटना। और जो आपको याद रखना है, मुग़ल सबसे महत्वपूर्ण है ये मुग़ल सल्तनत जब दिल्ली पे थी, तो मुग़ल सल्तनत का इतिहास पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मुग़ल वंश में आपको याद रखना है बाबर से शुरू होके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र तक, ये सारा आपको ज़रा डिटेल में याद रखना है। उसमें जैसे बाबर के बाद इतना तो याद रखिए कि उनके कौन कौन से गद्दी पे कौन कौन बैठा, जैसे कि बाबर है, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं है। हुमायूं के समय कुछ थोड़ी देर के लिए गद्दी से दूर होता है शेर शाह सूरी से पराजित होने के बाद, जो अफ़गानी था शेर शाह सूरी। उसके बाद हुमायूं के बाद जो है वो हुमायूं फिर से अपनी गद्दी पा लेता है। उसके बाद जो अकबर आते हैं, अकबर को ग्रेट अकबर माना जाता है भाई। अब बाबर के समय जो का समय में कौन कौन था या कौन सी घटनाएं हुई, ये सब भी आपको साइमल्टेनियसली पैरेलल याद रखना है। स्पेशली आपको फोकस करना है सिखों के गुरु पे, और मराठों के ऊपर फोकस रखना है, और राजपूतों के ऊपर भी फोकस साइमल्टेनियसली पैरेलल आपको देखते चलना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो जैसे बाबर के समय समकालीन गुरु नानक जी थे, और अकबर के समय में गुरु अंगद जी, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, ये सब थे। फिर अकबर के बाद उनका जो बेटा सलीम यानी कि जो जहांगीर है वो गद्दी पे बैठता है। तो जहांगीर के बाद जो है फिर उसका बेटा शाहजहाँ बैठता है। शाहजहाँ के बाद
औरंगजेब। और औरंगजेब जब 1707 में मरता है, तब उसके बाद से मुग़ल साम्राज्य जो है एकदम कमज़ोर होना शुरू कर देता है। और दूसरे जो पावर्स है, जैसे मराठा पावर, सिख पावर, ये सब राजपूत है, ये सब इनकी ताकत बढ़ती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये समकालीन मराठा जो हिस्ट्री है और राजपूत हिस्ट्री है और जो सिखों की हिस्ट्री है, इसे भी साइमल्टेनियसली पैरेलल आपको याद रखना है। तो जैसे गुरुओं का हिस्ट्री आपको याद रखना है, कम से कम सिखों के 10 गुरुओं के नाम तो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले गुरु नानक जी के बाद गुरु अंगद जी के बाद जो थे गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास जी के बाद गुरु अर्जन देव जी के बाद गुरु हरगोविंद, उसके बाद गुरु हरिराय जी, और उसके बाद गुरु हरकिशन जी, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, और उसके बाद आखिरी गुरु गोविंद जी। तो अब किस मुग़ल बादशाह के समय में कौन सा गुरु समकालीन थे, कौन से गुरु समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। और उसी तरह राजपूतों में स्पेशली आपको ध्यान देना है, जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, उनके ऊपर आपको ज़रा पैरेलल को फोकस करना है। जैसे उसमें गुरु राजपूतों के जो पहले सिसोदिया मेवाड़ के जो राजा थे, गुरु उस समय कौन से राजपूत के जो राजा थे, राणा कुंभा थे, राणा कुंभा के बाद उनके बेटे राणा सांगा, और राणा सांगा के बाद उनके जो बेटे थे राणा उदय सिंह, उसके बाद महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमरजीत, और उसके बाद महाराणा अमरजीत के बाद महाराणा करण, और महाराणा करण के बाद महाराणा जगत। ये सब आपको याद रखना है, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे। और उसके बाद आपको मराठा इतिहास पे भी पैरेलल ध्यान देना है कि मुग़ल सल्तनत के साथ क्या हो रहा था, क्या चल रहा था उसी समय मराठा साम्राज्य में। तो मराठा साम्राज्य की जो आप शुरुआत में आप सबसे पहला नाम जो याद रख सकते हैं वो है बाबाजी, और बाबाजी के बाद उनके बेटे मालोजी के बाद उनके बेटे शाहाजी, और शाहाजी के बाद उनके बेटे शिवाजी, जो मेन प्रमुख हैं जिन्होंने मराठा साम्राज्य का स्थापना किया, स्वराज के लिए मराठा राज्य का उन्होंने स्थापना किया। शिवाजी के बाद जो है उनके बेटे संभाजी के बाद जो है उनके बेटे शाहू जी, और शाहू जी के बाद ये जो छत्रपति का पावर है वो अधिकांश पावर पेशवाओं के पास चले गया। और फिर आपको पेशवाओं के सारे नाम याद रखने हैं। तो पेशवाओं में सबसे पहले आप बालाजी विश्वनाथ हैं, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव के जो बाद है उनके भाई नारायण राव, उसके बाद चाचा रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव के बाद सवाई माधव राव, और सवाई माधव राव के बाद फिर बाजीराव द्वितीय, और फिर उनके बाद गोद लिया बेटा नाना साहेब आखिरी पेशवा थे। तो आज इस तरह आपको तीनों जो है साथ में याद रखना है कि भाई राजपूत हिस्ट्री पैरेलल क्या चल रहा था, जो सिख हिस्ट्री है वो क्या चल रहा था, मराठा हिस्ट्री और जो है मुग़ल हिस्ट्री, ये चारों को पैरेलल में आपको पढ़ना है। और देखते रहना कि कौन समकालीन है, कौन सी घटना जो है वो समकालीन है, कौन सा व्यक्ति है जो वो समकालीन है, और किसके समय में क्या चल रहा था। जैसे कि बाबर के समय में गुरु नानक जी थे। अच्छा, बाबर की दोस्ती भी थी राणा सांगा के साथ, लेकिन बाद में उनमें युद्ध भी हुआ। तो राणा सांगा जो थे वो बाबर के टाइम में थे, गुरु नानक जी थे वो बाबर के टाइम में थे। ठीक है, उसी तरह अगर आप अकबर को आप ले लो तो अकबर के टाइम में महाराणा प्रताप थे, जिससे हमेशा उनका युद्ध चलता था, और हल्दी घाटी का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है उसमें। तो अकबर के समय में क्या चल रहा था हमने देख लिया। फिर
उसके बाद जो उनके बेटे जहांगीर है, सिखों से तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं था, अकबर काफ़ी सहिष्णु था लेकिन टॉलरेंट था, लेकिन उसके बाद जो जहांगीर होता है उनका बेटा, वो गलती कर देता है और सिखों के गुरु जो है अर्जुन देव, उनको बुरी तरह टॉर्चर करता है और उनकी हत्या कर देता है। तो वहाँ से सिख और मुगलों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाते हैं जो हमारे सिख भाई थे, जो भक्ति भाव में अपने लीन थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो है वो एक मिलिशिया में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और उसके बाद जब औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है तो टोटली मिलिशिया हो जाते हैं, जैसे योद्धा बन जाते हैं। जो भक्ति काम करते थे वो योद्धा एक तरह से हो चुके थे। तो जहांगीर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और गुरु अर्जन देव की हत्या करना था। उसके बाद जो जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ, उसने ताजमहल बनाया, आपको बताइए, और शाहजहाँ ही है जो उसके बेटे ही औरंगजेब ने उसे जेल में भी डाल दिया और उसके बड़े बेटे राजा शिकोह को भी हत्या कर दी थी। तो शाहजहाँ को तो याद रखा जाता है उनके ताजमहल की वजह से। और उसके बाद जो औरंगजेब है वो अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता है। और जो भी ऊपर के मुग़लों ने अच्छे रिश्ते बना के रखे थे राजपूतों के साथ, सिखों के साथ, जो भी रिश्ते थे सबको तहस नहस कर देता है औरंगजेब। उससे ना राजपूत खुश थे, ना उससे सिख खुश थे, और मराठाओं से तो उसकी जंग चली रही थी। और ऊपर से अपने ही बेटे का पीछा, अपने बेटों से भी उसके बेटे भी उसके खिलाफ बगावत करके बैठे थे। और अपने ही बेटे को पकड़ने के लिए जब यहाँ आता है दक्कन में, तो संभाजी को बुरी तरह से टॉर्चर करके मारता है, जो अकल्पनीय था। तो बहुत मराठा जो बगावत को कुचलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे मराठा और एकत्रित और एकजुट हुए। और बाद में औरंगजेब के मरने के बाद तो मुग़ल साम्राज्य टोटली एकदम तहस नहस हो गया था, बिखर गया था। और मराठा साम्राज्य ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, सिख भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, राजपूत भी पावरफुल हो गए। और सिखों के गुरुओं के बाद जो है वो गुरु गोविंद सिंह जो है वो औरंगजेब के मरने के साथ 1 साल के बाद ही गुरु गोविंद सिंह जी का भी हत्या करा दिया किसी मुग़ल गवर्नर ने। औरंगजेब के बेटे ने तो नहीं, उसने तो अच्छा रिश्ता बना के रखा था, लेकिन किसी गवर्नर ने ही गुरु गोविंद जी की भी हत्या करा दी। और उसके बाद उनके जो सेनापति थे बंदा बहादुर, उन्होंने जंग जारी रखा मुग़लों के खिलाफ, और सिखों के काफ़ी सारे राज्य बन गए थे। उसके बाद सबको एकजुट करके राजा रंजीत सिंह 1800 के आसपास अपना एक पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद रंजीत सिंह के जो बेटे हैं खड़क सिंह, उसके बाद नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, फाइनली दिलीप सिंह के बाद सारा सिख साम्राज्य अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है। और नाना साहेब के बाद यानी कि जो आखिरी पेशवा थे, मराठा साम्राज्य भी जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है। राजपूत भी अंग्रेज़ों से समझौता कर लेते हैं और उनके अधीन आ जाते हैं। और आखिरी मुग़ल बहादुर शाह जफ़र को तो बर्मा के जेल में डाल दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। तो जो मुग़ल थे, मराठा थे, सिख थे, राजपूत थे, सब ब्रिटिश के अंडर में आ जाते हैं। और 1857 की पहली आज़ादी लड़ाई के बाद पूरे भारत पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के डायरेक्ट ब्रिटिश का कंट्रोल भारत पे आ जाता है। उसके बाद 1857 के बाद आप देखते हैं अंग्रेज़ ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाते, उसी 90 साल में ही भारत छोड़ के उनको जाना पड़ता है, यानी कि 1947 में। तो 1857 से जो 1947 है, उसे 90 साल ही आप कह सकते हो कि अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया था। उसमें भी 1885 के आसपास कांग्रेस पार्टी बन गई थी और अंग्रेज़ों का जीना हराम करके ही रखी थी। उसमें भी 1920 तक 1920 तक तो लोकमान्य तिलक थे, और उसके बाद गांधी जी का ईरा स्टार्ट होता है, जो आज़ादी भारत को दिला के ही मानते हैं। और वही 1905 में जो अंग्रेज़ों ने बंगाल का बंटवारा किया था, वहाँ से भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का नींव भी डाल देते हैं। वहीं पे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग पार्टी बन जाती है, और बाद में हिंदुओं के लिए हिंदू
महासभा पार्टी बन जाती है और वो लफड़ा झगड़ा कभी नहीं होता है, और फाइनली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है और अपने लिए अलग देश की मांग करती है। और हाल भारत आज़ाद होता है, दिल्ली के बंटवारे के साथ आज़ाद होता है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में पाकिस्तान है आज का बांग्लादेश। देश आज़ाद होने के बाद आपको बताइए कि कौन कौन हमारे प्रधानमंत्री बने, सब आपको बताइए। तो भारत का इतिहास याद करने में जो दिक्कत आपको कहाँ आएगी, वो दिक्कत आएगी एक जो है वो आपको आएगा कि जो मोहम्मद कासिम का आक्रमण हुआ था 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में 712 के आसपास, और उसके बाद जब गजनी गौरी आते हैं 11th और 12th सेंचुरी, तो 8th सेंचुरी से लेके तो 8वीं शताब्दी से लेके ये जो 11वीं शताब्दी तक है, ये जो 300 साल का पीरियड है, उस समय भारत में क्या चल रहा था, वो 300 साल का इतिहास याद करने में आपको कठिनाई आएगी। क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य रजवाड़े थे जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसमें प्रतिहारा थे, गुर्जरा, प्रतिहारा, पाला, चालुक्य, पांड्या, पल्लवा, राष्ट्रकूटा, ये सब आपस में भिड़े हुए थे। वो 300 साल का पीरियड आपको एक याद करने में थोड़ा इतिहास परेशानी हो सकती है। और दूसरा जो है वो मौर्य एम्पायर के, मौर्य साम्राज्य के ख़त्म होने और गुप्ता साम्राज्य के शुरू होने के बीच का जो ये 400-500 साल है, यानी कि जो है सेकेंड सेंचुरी से लेके सेकेंड सेंचुरी BC से लेके थर्ड सेंचुरी AD तक है। मतलब ये 500 साल का जो पीरियड है, मतलब ईसा पूर्व का 2 साल और ईसा ईस्वी का जो 300 साल है, ये जो 500 साल है जिसको डार्क एजिस भी कहते हैं, उस समय भी भारत, उस समय का इतिहास जिसमें भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, वो थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्टी आएगा। उस समय भी भारत में बहुत सारे राज्य साम्राज्य थे और बहुत सारे आक्रमण हो रहा था। कोई पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी पूरे देश में नहीं था जो राज कर रहा। तो ये 500 साल जो है गुप्ता एम्पायर और मौर्य एम्पायर के बीच का जो ये 500 साल का गैप है, 500, वो वहाँ पे इतिहास पढ़ने में आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, समझने में। और ये जो 8वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक का जो 300 साल का जो ये पीरियड है, यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ जाएगा। क्योंकि ये कुछ समय है, ये डार्क एजिस जिसको हम कहते हैं, गैप, जहाँ पे भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं था। ये 500 साल और ये 300 साल ही याद करने में आपको थोड़ा ज़्यादा कठिनाई आएगा भारत का इतिहास। बाकी तो सिर्फ 5000 साल का इतिहास है, बस उंगलियों पे 5 स्लॉट में उसे बांट लीजिए, आसानी से भारत का इतिहास हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सरल तरीके से, आसानी से आप कभी भूलोगे नहीं। बस इसे इतिहास को जो है पूरे इस 5000 साल के इतिहास को 300-400 साल के अलग अलग स्लॉट्स में आप बांट लो। तो उम्मीद करता हूँ इतिहास इससे आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी।